बच्चा लोग। चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है कोष आधारित लेखांकन और गैर कोष आधारित लेखांकन। अब यहाँ पर ये क्या होता है, कोष आधारित लेखांकन या फिर गैर कोष आधारित लेखांकन। तो जब कोष बनाया जाए, किनके द्वारा, अलाभकारी संगठनों के द्वारा जब कोष बना के अकाउंटिंग की जाती है तो उसको हम कोष आधारित लेखांकन बोल देते हैं। और जब कोष नहीं बनाते अपन, तब उस अकाउंटिंग को हम क्या बोल देते हैं, गैर कोष आधारित लेखांकन। अब हम पहले क्या करेंगे, कोष आधारित लेखांकन को समझ लेते हैं ये क्या है। तो इसका हम अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले। कोष आधारित लेखांकन मतलब क्या, जब कोई एनपीओ गैर लाभकारी संगठन क्या करता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अलग से कोष बनाता है। मैंने आपको बताया था अलग से कोष बनाना मतलब एक अलग से गुल्लक बनाना, ठीक है, कि हम जो भी पैसा इस उद्देश्य के लिए लेके आएंगे वो हम इसी गुल्लक में डालने वाले हैं। अगर कोई खर्चा इसी सेम उद्देश्य के लिए हम खर्च करने वाले हैं तो इसी गुल्लक में से निकालेंगे पैसा, ठीक है। और अगर कोई और अदर इनकम होती है इस कोष से संबंधित तो भी वो पैसा हम यहीं पे डालने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमें एक अलग से बुक रखना है, हमें एक अलग से बुक रखना है जिसमें हम कोषों का हिसाब किताब रखने वाले हैं। कौन कौन से कोष, जैसे मैच कोष होता है, पुरस्कार कोष होता है, ठीक है, कोई बिल्डिंग का फंड होता है, ठीक है, जैसे हमारे एनपीओ की कोई बिल्डिंग के लिए हम कोष इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक अलग से बुक बना ली। मैच खिलवाने के लिए हम एक कोष अलग से इकट्ठा करने वाले हैं, उसके लिए एक अलग से एक और बुक बना लिए अपन ने, ठीक है। तो इसमें सभी अलग अलग टाइप के कोषों का हम हिसाब किताब रखेंगे। इसमें हम क्या रखेंगे, मैच कोष का हिसाब किताब, इसमें रखेंगे हम बिल्डिंग के लिए जो फंड है, बिल्डिंग फंड का हिसाब किताब, इसमें हम पुरस्कार कोष के लिए पैसा रखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैच कोष हमने इकट्ठा किया तो जो भी पैसा आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो भी फंड इकट्ठा हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई आय होती है तो हम इसी में क्रेडिट करेंगे, मतलब ऐड करके लिख देंगे। अगर कोई व्यय होता है तो हम इसी कोष से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे या डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं आय को हमने क्रेडिट किया है और व्यय को हमने डेबिट कर दिया है। तो ये फंड की राशि यहाँ पे टोटल करके अपन लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम इन कोषों में भी किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखें कि ऐसा हो सकता है, ये शायद बात पहले भी हो चुकी है अपनी, लेकिन फिर भी डिटेल में देखें अपन इसको, कि हमें बिल्डिंग बनवाना है, मंदिर की बिल्डिंग बनवाना है, ठीक है, या फिर कोई अनाथालय, वृद्धाश्रम या पुस्तकालय या विद्यालय, कोई भी एनपीओ है उसको बिल्डिंग बनवाना है, ठीक है। उसके लिए उसने फंड इकट्ठा किया, फंड आ गया, उसने लिख दिया। अब क्या होगा कि ये फंड एक साथ पूरा का पूरा खर्च नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत अपना पूरा पैसा दिया तुरंत बिल्डिंग बन के तैयार, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पैसा आया इसको हम क्या करेंगे, जब तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब तक यूज़ को नहीं कर रहे तब तक अपन एक बैंक खाते में इसको इन्वेस्ट कर देंगे, एफडी बना के रख देंगे इसको अपन, फिर जब ज़रूरत पड़ती जाएगी तो उसी से अपन निकालते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने फंड को इन्वेस्ट किया है वहाँ से कोई ब्याज मिले या लाभांश मिले, कोई ना कोई इनकम अपन को वहाँ से मिल रही है। अब उस इनकम को कहाँ ले जाए अपन, आय व्यय खाते में? नहीं, आय व्यय खाते में वो इनकम नहीं जाएगी, उसे हमें कहाँ ले जाना है, इसी फंड के अंदर आय बोलकर हमें इसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है। वो ब्याज की या लाभांश की इनकम को आय मानना है और इसी फंड में क्रेडिट करना है। आय व्यय खाते में कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली है। पूरे फंड का हिसाब किताब, आना जाना, जो कुछ भी है वो सब इसी बुक में होगा, क्योंकि ये अलग से एक फंड बनाया गया है, ठीक है। ये बात आप याद रखें ध्यान से कि जो भी फंड को विशेष कोष के इन्वेस्ट करने से जो भी हमें इनकम होती है ब्याज की या लाभांश की, उसे हमें आय व्यय खाते में नहीं लेके जाना है,
बल्कि उसी फंड में हमें क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है या क्रेडिट कर देनी है। ये बात आप ध्यान रखें। और अपन को जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा तो उसमें ऐसी चीज़ें दी होंगी कि मैच कोष के इन्वेस्टमेंट से हमें ब्याज मिला है, तो ब्याज हमें क्या करना है, इसी कोष में ऐड कर देना है। ठीक है ना। अब हम कोष की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो आगे अब देखते हैं हम कोष आधारित लेखांकन की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता, प्रत्येक कोष के लिए अलग से लेखा पुस्तक रखी जाती है। तो जो हमने देखा है वही तो विशेषता है, क्या कि अपन को प्रत्येक कोष के लिए अलग से लेखा पुस्तक रखना है। उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग से एक डायरी पुस्तक में होना चाहिए। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रतिबंधित कोष का निर्माण करना होगा यदि इस कोष के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध है। तो कुछ कोष ऐसे होते हैं जिनको एनपीओ भी, गैर लाभकारी संगठन भी क्या करते हैं, अपनी मन मर्जी के अनुसार उपयोग नहीं कर सकते, जिनमें कानून का प्रतिबंध होता है। सरकार को बताकर ही, उनके हिसाब से ही उस कोष का प्रयोग किया जाना है। तो इसके लिए एक टाइप के कोष का निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित कोष। ठीक है ना। प्रतिबंधित कोष का निर्माण किया जाएगा जिसके उपयोग पर प्रतिबंध होगा। ठीक है। कौन कर रहा है ये प्रतिबंध, सरकार कर रही है प्रतिबंध। सरकार की वजह से ही इस कोष को क्या किया गया है, प्रतिबंधित कोष का नाम दिया गया है, क्योंकि उसके निर्देशन के अलावा, उसने जैसा निर्देशन दिया है उसके अलावा और कोई उपयोग इसका नहीं किया जा सकता। फिर क्या है, सरकारी अनुदान, निर्देशानुसार उपयोग। हाँ, अगर एनपीओ को कोई सरकार से अनुदान मिलता है, सरकार से राशि प्राप्त होती है, ठीक है, तो वो केवल और केवल सरकार के निर्देश के अनुसार ही उपयोग की जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में राशि सरकार ने दी है और सरकार के निर्देश के हिसाब से ही हमें उस फंड का, उस राशि का उपयोग करना है। ऊपर वाले में क्या है, पैसा सरकार ने नहीं दिया, पैसा तो हमने जनता से ही इकट्ठा किया है, लेकिन फिर भी सरकार वहाँ पर क्या कर रही है, प्रतिबंध लगाए हुए है कि हमसे पूछकर ही करो उपयोग। ठीक है ना। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, केवल गैर लाभकारी संस्थानों के द्वारा प्रयोग। मतलब ये हुआ कि कोष आधारित लेखांकन का उपयोग केवल और केवल गैर लाभकारी संस्थान ही करते हैं, ना कि कोई लाभकारी संस्थान। मतलब कोई भी लाभ कमाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कोष आधारित लेखांकन का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब आगे हम देखते हैं कोषों के कितने प्रकार होते हैं। तो अब अपन आगे देखेंगे कोषों का वर्गीकरण। कुछ 5 प्रकार के कोष यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं अपन। सबसे पहला कोष क्या है, अप्रतिबंधित कोष, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। ऐसा फंड बनाया गया, ठीक है, ऐसा फंड है ये जिसमें कोई, जिसके यूज़ पर, जिसके उपयोग पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो जिसके उपयोग पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी कोष। नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी कोष। ठीक है ना। बताया था बैलेंस शीट में, जैसे जो वित्तीय संस्थान होते हैं, लाभकारी संगठन होते हैं, उनकी बैलेंस शीट में पूंजी दिखाई देती है, ओनर का फंड। ऐसे ही जो एनपीओज होते हैं उनकी बैलेंस शीट में क्या होता है, पूंजी की जगह पूंजी कोष होता है, या फिर सामान्य कोष भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का फंड होता है, खुद का पैसा होता है, वो जहाँ चाहे इसका उपयोग कर सकती है। ये किस तरीके से बनता है, इसमें पैसा कैसे आता है, जो चंदा मिलता है मेंबर से, उनसे चंदा इकट्ठा हुआ, इस कोष में जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क मिली, इस कोष में जाएगा। ठीक है, सरकार से कुछ अनुदान मिला, इस कोष में जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को मिला के ये कोष बनता है और ये अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य कोष भी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रतिबंधित कोष, रिस्ट्रिक्टेड फंड।
मतलब कि ये ऐसा फंड जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कि आप इसका उपयोग केवल और केवल उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकते हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको आपने इकट्ठा किया है। जैसे कि हमने मैच खिलवाने के लिए कोष इकट्ठा किया, तो आप उसका फंड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? केवल मैच खिलवाने के लिए। आपने पुरस्कार कोष बनाया, तो आप उस फंड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? केवल पुरस्कार बांटने के लिए। लिख देते हैं, जैसे कि एक तो पुरस्कार कोष हो सकता है या फिर मैच कोष हो सकता है, ठीक है ना। आगे पहुँचे अपन स्थायी संपत्तियों के लिए कोष। जब ऐसा कोष बनाए हम जिसका यूज़ हमें स्थायी संपत्ति को बनाने के लिए करना है, मतलब पुस्तकालय की बिल्डिंग बनाने के लिए करना है, विद्यालय की बिल्डिंग बनाने के लिए करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो कोष होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? फिक्स्ड एसेट फंड बोल देते हैं, ठीक है ना। इनसे किस चीज़ों का निर्माण होगा? किसी न किसी बिल्डिंग, पुस्तकालय या फिर विद्यालय की बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वो क्या है? स्थायी संपत्ति होती है ना। तो स्थायी संपत्तियों के निर्माण के लिए एक अलग से कोष बनाया जाता है, उसको हम स्थायी संपत्ति कोष बोल देते हैं। कितना आसान है। फिर आगे बढ़े हम समर्पित कोष या आधार कोष। अब यहाँ पर एंडाउनमेंट फंड बताया था मैंने आपको, ठीक है। एंडाउनमेंट फंड के बारे में क्या बताया था? कोई एक व्यक्ति जो मरने के पहले अपनी वसीयत को, अपनी संपत्ति को, ठीक है, एनपीओ के नाम पे कर गया और साथ में ये भी बता गया कि इस संपत्ति का यूज़ आप कहाँ कहाँ करने वाले हैं, तब वहाँ पर एंडाउनमेंट फंड का निर्माण होता है, आधार कोष, समर्पित कोष का निर्माण किया जाता है। और नॉर्मली जो व्यक्ति अपनी संपत्ति छोड़ के जाता है उस संपत्ति का यूज़ नहीं किया जाता। उस संपत्ति को जो बेसिक रकम होती है वो वैसी की वैसी इन्वेस्ट कर दी जाती है और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो ब्याज या इनकम मिलती है उस ब्याज और इनकम का यूज़ जो है उस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारी वसीयत, हमारी संपत्ति हम आपको क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, इसका यूज़ आप गरीब बच्चों की पढ़ाई में कीजिएगा। तो वो जो करोड़ों रुपए की संपत्ति आई, समझ लो 20 करोड़ की संपत्ति आई, 20 करोड़ रुपए आए, तो वो जो 20 करोड़ रुपए हैं वो सीधे सीधे इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। 20 करोड़ का जो लाभांश मिलेगा या फिर ब्याज की रकम मिलेगी या उससे और कोई भी इनकम होगी, उस इनकम का यूज़ कंटिन्यू गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा होता रहेगा, ठीक है ना। तो उसको हम बोल देते हैं समर्पित कोष, आधार कोष या एंडाउनमेंट फंड। आगे क्या है? ऋण कोष, लोन देने के लिए कोष, डेब्ट और लोन फंड। लोन देने के लिए क्या होता है? कोई संस्था है, जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय ने एक कोष बना दिया, ठीक है। इसमें पैसा आता रहता है, पैसा पड़ा हुआ है, लोग डालते रहते हैं, सब लोग मिलके, ठीक है ना। अब इस फंड का, इस पैसे का उपयोग हम काय के लिए करेंगे? केवल और केवल हमारे जो विद्यार्थी हैं या फिर हमारे कॉलेज के, विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, इनको अगर किसी टाइप के लोन की ज़रूरत पड़ती है तो विद्यालय से उनको लोन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कोष है इसी में से किया जाएगा। अब लोन प्रोवाइड करने के लिए कोष बना है, ठीक है। किसके लिए? स्पेसिफिक लोगों को, विद्यार्थी या फिर केवल कर्मचारी भी हो सकता है या फिर केवल विद्यार्थियों के लिए भी हो सकता है ये। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ऋण कोष बोल देते हैं, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकली हम ये जान लें कि अगर हमें क्वेश्चन में एक कोष बनाने के लिए आता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी राशि को हम कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि हमने मैच कोष बनाया, ठीक है, तो मैच कोष में सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसका प्रारंभिक शेष लिखा हुआ है, मतलब कि मैच कोष में पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है, अगर है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैच की टिकटों को बेचने के बाद हमारे पास कुछ पैसा आएगा, उसको हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैच कोष की ही इनकम है। फिर मैच कोष के लिए दान अगर दे दिया किसी ने तो भी ये मैच कोष में जाएगा।
इसको भी ऐड कर देंगे अपन। हाँ, सबसे खास बात ये बता चुका हूँ मैं कि अगर मैच फंड को कहीं निवेश कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद जो ब्याज प्राप्त होता है वो आय व्यय खाते में नहीं जाता, वो भी इसी फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये अच्छे से याद रखें आप। उसके बाद फिर अपन टोटल करेंगे कि हमारे पास टोटल फंड कितना इकट्ठा हो गया। लास्ट में हम मैच के जो भी खर्चे हैं उनको हम माइनस कर देंगे, और फाइनली हमारे पास मैच ख़त्म होने के बाद, मैच जो हमारा उद्देश्य था मैच कराना, ठीक है ना, मैच खिलवाना, तो वो कार्य उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात जो भी राशि आती है, जो भी राशि फंड में बची होती है, उसको हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, दो कंडीशन बन सकती हैं। ये जो शेष निकला है, ये शेष दो टाइप का हो सकता है। क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो कोष था, जितना पैसा था टोटल जो आया, उसको हमने ऐड किया, मतलब ये वाली जो रकम थी वो, इसमें से जब हमने मैच के खर्चों को माइनस किया तो हमारे पास कुछ बैलेंस बचा रह गया। मान लें कि हमारे पास 1 लाख रुपए टोटल इकट्ठे हो चुके थे ये सबसे, ठीक है। अब मैच में हमें खर्च हुए कितने, 80,000 रुपये खर्च हुए, मतलब कि हमारे पास अभी 20,000 रुपये कोष के बचे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है अभी कोष का, ये एक तरीके से हमें पैसा बच चुका है, इनकम हो चुकी है, ठीक है ना। इस इनकम को हम कहाँ लेके जाएंगे फाइनली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कहाँ पर, इनकम की तरफ, आय की तरफ, मतलब कि क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हमने ये जो 1 लाख रुपए फंड से टोटल इकट्ठा किया था, इससे हमें ज़्यादा खर्च कर दिया, इससे हमने ज़्यादा खर्च कर दिया, हमारा खर्चा 1,20,000 पर पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन बदल गई, हम लॉस में चले गए, मतलब फंड का बैलेंस जो है वो अब क्रेडिट नहीं, अब वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है अपन को। तब क्या कंडीशन बनेगी, इस लॉस को या इस डेबिट बैलेंस को कहाँ लेके जाएंगे हम, इनकम और एक्सपेंडिचर में ही लेके जाने वाले हैं, लेकिन ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट की तरफ लिखा जाएगा, ठीक है ना, डेबिट की तरफ लिखा जाएगा। और ये जो कोष है ये बैलेंस शीट में बना था, अभी तक बैलेंस शीट में ही ये कोष बनता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी की तरफ ये पूरा कैलकुलेशन होता है। अब ये कोष का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है और इस कोष को बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो फाइनल रिजल्ट निकला, क्या निकला, पहली कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस निकला तो इसको हमने इनकम की तरफ लिख दिया आय व्यय खाते में, और दूसरी कंडीशन में अगर हमें लॉस हो जाता है, मतलब कि हम फंड से भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं, उस कंडीशन में हमें डेबिट बैलेंस बचेगा हमारे पास, और हमें वो क्या करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट की तरफ ले जाके लिख देना है, ठीक है ना। ये हमें प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में करना है, याद रखें इसलिए। तो अब हम बात कर लेते हैं गैर कोष आधारित लेखांकन के बारे में। अब ये जो गैर कोष आधारित लेखांकन है, ये व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ही बनाया जाता है ना, व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा ही इस लेखांकन पद्धति के हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है ना। जो एनपीओज होते हैं, गैर लाभकारी संगठन, उनकी जो लेखांकन पद्धति है वो क्या है, कोष आधारित लेखांकन है। लेकिन व्यापारिक संस्थाएं गैर कोष आधारित लेखांकन पद्धति को अपनाती हैं। आपने 11वीं पूरी पढ़ ली, ठीक है, वहाँ पर अपन ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में ही बात की थी, लेकिन आपने कोष के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि होता ही नहीं, बनाते ही नहीं, है ना। व्यापारिक संस्थाएं कोई भी टाइप का कोष नहीं बनाती हैं, वो केवल अपने लेन देनों को लिखती हैं और उनको फाइनलाइज करने के लिए लास्ट में जब अंतिम खाते बनाती हैं तो लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं, बात खत्म, ठीक है। किसी भी टाइप के कोष का
या फिर उस कोष से संबंधित अलग से पुस्तक का निर्माण व्यापारिक संस्थाएं नहीं करती। ये बात याद रखिए। अब हम देख लेते हैं कि कोष आधारित लेखांकन और गैर कोष आधारित लेखांकन में डिफरेंस क्या है। आइए अब देखते हैं कोष आधारित लेखांकन और गैर कोष आधारित लेखांकन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें आधार, तो कोष लेखांकन जो है वो रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। हमने जो कैश सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम पढ़ा था उसमें से ये कैश सिस्टम का यूज़ करता है। ठीक है, रोकड़ आधार पर अकाउंटिंग करता है। और जो गैर कोष लेखांकन है वो क्या करता है, उपार्जन पद्धति के अनुसार, ये उपार्जन पद्धति के अनुसार लेखांकन करता है। मतलब ये हुआ कि कोष आधारित लेखांकन में रोकड़ के आने और जाने को लिखा जाता है, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन गैर कोष लेखांकन जो है उसमें उपार्जन को फॉलो किया जाता है। मतलब कि इनकम हो गई, चाहे मिली हो या ना मिली हो, लिखना ज़रूर है। खर्चा हो गया, चाहे दिया हो या ना दिया हो, पेमेंट किया हो या ना किया हो, उसको लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है ना। कोष का उपयोग जो है यहाँ पर कोष आधारित लेखांकन में कोष का उपयोग उसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिस विशेष उद्देश्य के लिए वो कोष बनाया गया है। ठीक है, केवल उसी विशेष उद्देश्य हेतु उपयोग। ठीक है ना। और यहाँ पर जो कोष होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, पूंजी, मतलब कैपिटल। व्यापारिक संस्थाएं जो हैं उनमें गैर कोष लेखांकन अपनाया जाता है। और व्यापारिक संस्थाओं में जो फंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। उसको हम जहाँ चाहें वहाँ उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कोष है वो अपन ने भी पढ़े हैं कोषों के प्रकार। सामान्य कोष होता है, प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित। तो यहाँ बहुत सारे कोष होते हैं, तो उनका उपयोग क्या है, विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है ना। और फिर क्या है, वित्तीय विवरण। तो कोष आधारित लेखांकन में क्या बनाया अपन ने, सबसे पहले बनाया प्राप्ति भुगतान खाता, फिर बनाया आय व्यय खाता, फिर बनाने वाले हम बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी। गैर कोष लेखांकन के अनुसार व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये 3 चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी। ठीक है ना। फिर लेखांकन की इकाई, अब बात करें तो कोष आधारित लेखांकन में एक कोष के लिए अलग से सिंगल बुक बनाई जाती है, अगले कोष के लिए दूसरी बुक बनाई जाएगी और दूसरे कोष के लिए दूसरी बुक बनाई जाएगी। और सभी कोषों को एक सिंगल इकाई मानकर अलग अलग हिसाब किताब रखा जाएगा उनका। ठीक है ना। लेकिन गैर कोष लेखांकन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो व्यावसायिक संस्थान है उसको पूरे को एक ही इकाई माना जाता है और उसका पूरे का हिसाब एक साथ ही रखा जाता है। ठीक है ना। फिर आगे देखें हम आर्थिक हित। तो कोष आधारित लेखांकन में क्या होता है, जो ओनर है, तो यहाँ पे कोई वैसे तो ओनर होता नहीं है ना। तो जो पूंजी कोष होता है इसमें से जो सदस्य हैं, ओनर के जैसे ही बोलना चाहिए, जिनने ओपन किया है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका उपयोग नहीं कर सकते पर्सनल हित के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है ना। लेकिन गैर कोष लेखांकन जो कि व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं उनमें जो पूंजी होती है, ठीक है, इसमें लाभ भी जुड़ा होता है और ये जो पूंजी होती है इसके ओनर की होती है। तो ओनर इसको अपने पर्सनल हित के लिए उपयोग कर सकता है, करता ही है। ठीक है। लेकिन कोष आधारित लेखांकन अर्थात गैर लाभकारी संस्थानों में ऐसा नहीं होता है। पूंजी कोष का उपयोग पर्सनल हित के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखें और बेहतर होगा कि आप लिख लें और अपनी जो बुक है उससे आप प्रॉपर तरीके से रीड करें, आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी।
लेकिन क्लास अटेंड करने के बाद जो जो मैंने सिखाया है उसको अपनी बुक से एक बार अच्छे से पढ़ ज़रूर लें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं